इमरान खान के दौर में अरबों रुपए बनाने वाले बुशरा बीबी के जो दस्तेराज थी फरा गोगी और उनके शौहर एहसन जमील गुज्जर, वो भी इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने जा रहे हैं। आखिर क्या वजूहात हैं कि फरा गोगी और उनके जो शौहर हैं एहसन जमील गुज्जर इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने जा रहे हैं? एक सवाल मुख्तलिफ लोगों ने पूछा है कि अगर अपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर अपनी मर्जी का कोई नाम फाइनल कर देते हैं और उस पर रजामंदी जाहिर कर देते हैं तो क्या इलेक्शन कमीशन उसको रिजेक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता? क्या ये जो इत्तेहादी जमातें हैं या अपोजिशन लीडर ये इस्टेब्लिशमेंट की चॉइस के बगैर या अप्रूवल के बगैर कोई बंदा फाइनल कर सकते हैं बतौर निगरान वजीर आजम के तौर पे? अस्सलाम वालेकुम, फेक न्यूज़ बस्टर विद फ़खर दुरानी में खुश आमदीद। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की दस्त रास्त फराह गोगी और उनके शोहर एहसन जमील गुज्जर इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार हो चुके हैं। जबकि ऐसी क्या वजूहात हैं कि ये दोनों जिन्होंने अरबों रुपए इमरान खान के दौरे हुकूमत में कमाए और उनके जो असासाजात हैं, जो डिक्लेयर्ड एसेट्स थे, वो 20 करोड़ से बढ़ के 1 अरब रुपए तक पहुंच गए, जबकि जो अनडिक्लेयर्ड एसेट्स हैं वो तो उनका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। तो क्या वजूहात हैं कि अपनी किस्मत बनाने वाले इमरान खान के दौरे हुकूमत में उन्हीं के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने जा रहे हैं? प्रोग्राम के पहले हिस्से में इसके ऊपर बात करेंगे, जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम एक सवाल मुख्तलिफ लोगों ने पूछा है कि अगर अपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर अपनी मर्जी का कोई नाम फाइनल कर देते हैं और उस पर रजामंदी जाहिर कर देते हैं तो क्या इलेक्शन कमीशन उसको रिजेक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता? और इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर क्या प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर कोई नाम फाइनल कर सकते हैं या नहीं कर सकते बतौर निगरान वजीर आजम के? इसके ऊपर भी बात करेंगे। कानूनी तौर पे क्या इस पे हो सकता है, अमल दरामद हो सकता है या नहीं हो सकता है, या उसकी दीगर रिपरकशंस क्या होंगी? प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फरा गोगी और एहसन जमील गुज्जर के हवाले से। आज दी न्यूज़ और जंग अखबार में एक खबर छपी है मुर्तज़ा अली शाह की। मुर्तज़ा अली शाह की हमेशा जो खबरें होती हैं वो बड़ी क्रेडिबल और उसके साथ साथ कभी भी वो गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देते। आज उन्होंने जो खबर बड़ी तफसील के साथ दी है कि फरा गोगी और उसके साथ साथ उनके जो शौहर हैं एहसन जमील गुज्जर, ये इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार हो चुके हैं। इन्होंने मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स और एविडेंसेस भी बुशरा बीबी और इमरान खान के खिलाफ जो हैं वो दे दिए हैं मुक़्तदिर हलकों को या जो इनके साथ राब्ते में हैं हुकूमत की तरफ से। मुर्तज़ा अली शाह की खबर में ये भी बताया गया है कि फराह गोगी जो कि अमेरिका जाने के बाद इमरान खान की हुकूमत ख़त्म होते ही ये अमेरिका चली गई थी, वहाँ से फिर ये वापस यूएई आ गई थी और यूएई में ही क़याम पज़ीर थी और तमाम तर जो उनकी सरगर्मियाँ थी यहीं से यूएई से ये कैरी आउट कर रही थी। लेकिन मई में अभी हाल ही में यानी कुछ महीने पहले हुकूमत पाकिस्तान ने जो मुत्तहिदा अरब अमारात की जो हुकूमत है उनसे दरख्वास्त की कि ये मतलूब हैं पाकिस्तान में मुख्तलिफ केसेस के हवाले से, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, उसके साथ साथ करप्शन के इनके ऊपर केसेस हैं, इसलिए इनको बेदखल किया जाए। मुर्तज़ा अली शाह की खबर में ये भी बताया गया है कि जब यूएई अथॉरिटीज़ ने इनको ब्लैक लिस्ट कर दिया तो उसके बाद फराह गोगी और उनके जो शौहर हैं वो यूएई से इटली चले गए। और जो लास्ट वो कहते हैं कि चंद दिन पहले की उनकी इंफॉर्मेशन है कि वो इटली में ही मुकीम है और वहीं यूएई छोड़ते ही जैसे ही वो इटली पहुंची तो उन्होंने पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ के साथ राब्ता किया और रजामंदी जाहिर की कि वो बुशरा बीबी और उसके साथ साथ इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने के हवाले से तैयार हैं। और उसके बाद इनके साथ बातचीत शुरू हुई और वो अब अपना जो बयान है या स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड करने के हवाले से भी एग्री हो चुके हैं। जबकि उन्होंने ये भी मुर्तज़ा अली शाह की खबर में है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स जो एविडेंसेस हैं या शवाहिद हैं इमरान खान के खिलाफ और बुशरा बीबी के खिलाफ वो भी अथॉरिटीज़ को हवाले कर दिए हैं। तो आने वाले दिनों में इमरान खान के खिलाफ मज़ीद कोई मुकदमात कायम हो सकते हैं, करप्शन के नए जो है वो केसेस खुल सकते हैं। क्या आगे होने जा रहा है ये तो हो गया। मैंने भी ये जो एहसन जमील गुज्जर हैं इनके हवाले से जो इनकी प्रॉपर्टीज़ है फराह गोगी की और एहसन जमील गुज्जर, उसके साथ साथ फराह गोगी की बहन और एहसन जमील गुज्जर की जो फैमिली है उनके भाई और उनके वालिदैन के हवाले से जो मैंने मुख्तलिफ जो
तहकीकात करके जो इन्फॉर्मेशन पिछले 1-1.5 साल से मैंने मुख्तलिफ औकात में ये पब्लिश की हैं, तो उसमें भी होशरुबा किस्म के इंकशाफात थे, जिसमें ये कि इनके जो एसेट्स थे, इमरान खान की हुकूमत आने से पहले इनके जो एसेट्स थे या असासजात थे, वो चंद करोड़ थे, जो कि बढ़ते-बढ़ते 2 साल के अंदर अरबों में पहुँच गए, और ये वो एसेट्स हैं जो डिक्लेयर्ड हैं। उसी में उन डिक्लेयर्ड एसेट्स में भी फराह गोगी ने भी और उसके साथ-साथ एहसन जमील गुज्जर ने एमनेस्टी स्कीम के लिए जो काले धन को सफ़ेद करने वाली जो स्कीम है, इमरान खान की हुकूमत में जैसे ही ये आए थे, इन्होंने एमनेस्टी स्कीम मुतारफ़ कराई थी, उसमें भी इन्होंने अपने जो है वो 32 करोड़ गालिबन या उससे ज़ायद की जो रकम थी, वो जो काला धन था उसको सफ़ेद किया डिक्लेयर करके इस एमनेस्टी स्कीम में। ये फराह गोगी के साथ-साथ जो एहसन जमील गुज्जर थे, उन्होंने भी जो कुछ अपने जो एमनेस्टी स्कीम में काले धन को सफ़ेद किया, जबकि इसके साथ-साथ नैब में भी इनके खिलाफ रेफरेंस है, जो फैसलाबाद में इन्होंने इंडस्ट्रियल ज़ोन में कुछ प्लॉट्स लिए, इस्लामाबाद में इन्होंने मुख्तलिफ प्लॉट्स वगैरह लिए, तो ये जो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं बेशुमार जो इनकी ग्रोथ हुई है, ना सिर्फ फराह गोगी और एहसन जमील गुज्जर की, बल्कि फराह गोगी के बहन की भी जो प्रॉपर्टीज़ थी, वो पाकिस्तान के साथ-साथ यूके में भी उनकी प्रॉपर्टीज़ में इज़ाफ़ा हुआ। फिर जो मैंने मुख्तलिफ तहकीकात की, उसमें ये भी इंकशाफ हुआ कि फराह गोगी और उनके साथ-साथ इनके शौहर और चंद एक जो पाकिस्तानी बेस्ड डॉक्टर्स थे, उन्होंने एक ऑफशोर कंपनी बनवाई यूके में, और वो भी उनका जो बिज़नेस के ये मेडिकल के हवाले से ये कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे थे। तो ये जो इमरान खान के दौर में अगर किसी ने सही मानों में पैसा बनाया है, तो वो फराह गोगी और उसके साथ-साथ एहसन जमील गुज्जर है। इमरान खान इस हवाले से मैं समझता हूँ बड़े बदकिस्मत हैं कि जितने भी इनके सबसे ज़्यादा करीबी थे, जिन्होंने सबसे ज़्यादा इनके दौरे हुकूमत में फ़ायदे उठाए, वो सबसे पहले उन्होंने देर नहीं लगाई इमरान खान को छोड़ने में। अगर मैं आपको मिसाल दूँ जो उस्मान बुज़दार हैं, कोई नहीं जानता था उनको, इमरान खान ने उनको चीफ़ मिनिस्टर पंजाब बनाया और सबसे पहले छोड़ने वालों में वो शामिल थे। इसी तरह केपीके में महमूद खान, कोई इनको नहीं जानता था, इमरान खान ने केपीके का उनको चीफ मिनिस्टर बनाया, वो भी छोड़ने में उन्होंने देर नहीं लगाई। फिर ये फराह गोगी और एहसन जमील गुज्जर के हवाले से ये बातें आ रही हैं। दीगर भी ऐसे लोग जिन्होंने सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाए इमरान खान के दौरे हुकूमत में, क्योंकि ये एक जो एस्टेब्लिशमेंट हो या जो भी हुकूमत हो, ऐसे लोग जो करप्ट हों, उनको काबू करना सबसे ज़्यादा आसान होता है, और वो सबसे पहले छोड़ने में जो है ना वो देर नहीं लगाते, क्योंकि उन्होंने जो करप्शन की हो मुबैना तौर पे, तो वो बचाने के लिए और ख़ुद को बचाने के लिए ये सबसे पहले जो डूबती हुई कश्ती होती है उससे छलांग लगाते हैं। तो ये इमरान खान के लिए बड़ी बदकिस्मती है कि उन्होंने जो उनके जो जेन्युइन वर्कर्स थे, जो जिन्होंने हमेशा मारें खाई हैं, वो उनको छोड़ के इन्होंने इस तरह के जो पैराट्रूपर्स हैं या पैराशूटर्स हैं, उनको ही फ़ौक़ियत दी। ये सिर्फ़ इमरान खान की जमात का नहीं है, ये जो अलमिया है, ये तमाम पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं। आप देखेंगे कि जो अ कुर्बानियाँ देने वाले वर्कर्स होते हैं या पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, जो जेलें भी काटते हैं, वो जब जैसे ही उनकी जमात की हुकूमत आती है, तो वो बेचारे पीछे चले जाते हैं। जो पैराशूटर्स होते हैं, जिनको लॉन्च किया जाता है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, ताकि ये कंट्रोल में रखें जो हुकूमती जमात हो या कोई भी जो उन तमाम ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो कि इक़्तिदार में हों, तो ये पैराशूटर्स को इन्फिल्ट्रेट कराया जाता है, ताकि ये उनके ऊपर चेक भी रखें और उसके साथ-साथ वक़्त आने पे अगर ज़रूरत पड़े तो इनको निकाल के हुकूमत का कला-कमा भी किया जा सके। तो ये फराह गोगी या ये पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स आए हैं, जो कि पैसे बनाते हैं बेशुमार और उसके बाद फिर वादा माफ़ गवाह बन के छोड़ के जो डूबती कश्ती है उससे छलांग लगा देते हैं। अब बात कर लेते हैं कि क्या जो मौजूदा हुकूमत है पीडीएम और उसके साथ-साथ जो अपोज़िशन लीडर हैं राजा रियाज़ साहब, क्या ये दोनों मिल के अपने तौर पे कोई नाम ऐसा फ़ाइनल कर सकते हैं कि जिसमें एस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी भी ना हो? और अगर ये नाम कोई फ़ाइनल कर देते हैं, तो क्या इलेक्शन कमीशन इसको रिजेक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता? तो मेरी जो मुख्तलिफ लीगल एक्सपर्ट से बात हुई और उसके साथ-साथ जो आइन में भी इसके हवाले से जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, उसमें भी कि अगर इलेक्शन जो
प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ द हाउस और उसके साथ साथ जो अपोजिशन लीडर है, एक नाम पे अगर कोई रजामंदी जाहिर कर देते हैं, कंसेंसस डेवलप हो जाता है, तो इलेक्शन कमीशन को वो नाम भेज दें। इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियारात नहीं है कि वो उस नाम को रिजेक्ट कर दे। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये दोनों जो इत्तेहादी जमातें तमाम पीडीएम की हैं, पीपल्स पार्टी, जेयूआईफे और उसके साथ साथ मुस्लिम लीग नवाज, ये कोई एक नाम अपने तौर पे दे देते हैं और दूसरी तरफ से राजा रियाज भी अपनी तरफ से कोई नाम दे देता है, जाहिर बात है राजा रियाज जो है वो रेजिस्ट नहीं कर सकेंगे जो ये जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इन इलेक्शंस में इन्होंने इनमें से किसी एक पार्टी से टिकट भी लेना है। तो एक नाम पे अगर ये मुत्तफिक हो जाते हैं और अगर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेज देते हैं तो इलेक्शन कमीशन वो नोटिफाई कर देगा, उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता अगर कंसेंसस के साथ हो। हाँ, अगर इख्तलाफात हों तो फिर उसके बाद ये जो तीन नाम जो अपोजिशन से, तीन नाम जो है वो हुकूमती इत्तेहाद से जाएंगे, इन 6 में से इलेक्शन कमीशन की जो मर्जी है, फिर ये पार्लिमानी कमेटी और वहां से भी नहीं होता तो फिर ये इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे। अगर कहीं भी इनका इत्तफाक नहीं होता तो फिर इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी का बंदा जो है वो नोटिफाई कर सकता है, जैसा कि चीफ मिनिस्टर पंजाब के हवाले से आपने देखा कि इसी तरह हुआ था कि इनके आपस में इख्तलाफ रहा, कोई किसी नाम के ऊपर इत्तफाक नहीं रहा, तो अल्टीमेटली फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नाम इनका जो मोहसिन नकवी का था वो फाइनल कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये जो इत्तेहादी जमातें हैं या अपोजिशन लीडर ये इस्टेब्लिशमेंट की चॉइस के बगैर या अप्रूवल के बगैर कोई बंदा फाइनल कर सकते हैं बतौर निगरान वजीर आजम के तौर पे? आईनी तौर पे और कागजों में तो ये कर सकते हैं, बिल्कुल इनको कोई नहीं रोक सकता। ना आइन में ये पहले से ही इनको दी गई है कि अगर ये दोनों इसके ऊपर इत्तेफाक कर लेते हैं तो फिर कोई इनको रोक नहीं सकता। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ऐसा कभी हो नहीं सकता कि इस्टेब्लिशमेंट की अप्रूवल के बगैर कोई नाम जो है वो हुकूमत जो लीडर ऑफ द हाउस और उसके साथ साथ जो अपोजिशन लीडर है वो फाइनलाइज करके निगरान वजीर आजम के तौर पे वो कर सकें। उसकी अगर नहीं करेंगे तो फिर रिपरकशंस क्या होंगी अगर इस्टेब्लिशमेंट की मंजूरी के बगैर जो है वो कोई नाम ऐसा वो फाइनल करते हैं। तो मेरी मुख्तलिफ जो लोगों से बात हुई उन्होंने कहा कि फिर ये तैयार हो जाएं, जैसे 2018 में नैब के हवाले से इनको वो किया गया था, नैब के जरिए केसेस में ये फिर बंद हो सकते हैं। जैसे ही ये अपने हुकूमत से जाएंगे तो फौरन फिर इनके खिलाफ कोई ना कोई केसेस दोबारा से खुल जाएंगे, कोई एफआईए एक्टिव हो जाएगी, नैब एक्टिव हो जाएगी, दीगर जो लॉ इन्फोर्समेंट के जो इदारे हैं वो एक्टिव हो जाएंगे अगर ये इस्टेब्लिशमेंट को नाराज करके कोई अपनी मर्जी का बंदा लाते हैं। उसकी अगर आपको मैं मिसाल दूं, जस्टिस जावेद इकबाल जो चेयरमैन नैब लगाया था, ये दोनों जो इत्तेहादी उस टाइम आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की मीडिया में ये रिपोर्ट हुआ कि इन दोनों की चॉइस का बंदा मलिक रियाज की गारंटी के साथ ये जस्टिस जावेद इकबाल को लगाया गया था चेयरमैन नैब के, और सबसे ज्यादा जो बनते ही डसा भी उसी ने। वो क्यों डसा? क्योंकि ये जो दोनों उस टाइम इस्टेब्लिशमेंट के खास तौर पे जो मुस्लिम लीग नून थी वो इस्टेब्लिशमेंट की उस पे थी, गुड बुक्स में नहीं थी, तो उनके खिलाफ नैब के मुकदमात हुए। आपने देखा नवाज शरीफ को बंद किया गया, यही उसी जावेद इकबाल के दौर में मरियम नवाज को किया गया, मुस्लिम लीग नून के दूसरे जो लीडरान थे शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और जो दीगर रहनुमा थे मुस्लिम लीग नून के, उसी तरह पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह, फरियाल तारपुर, इनको भी गिरफ्तार किया गया। तो ये इस्टेब्लिशमेंट के बगैर प्रैक्टिकली अगर देखा जाए और ये तमाम तर जो एक कागजी बातों से निकल कर देखा जाए तो इस्टेब्लिशमेंट की अप्रूवल के बगैर कोई बंदा नहीं लग सकता। और इस्टेब्लिशमेंट जो मेरी मुख्तलिफ लोगों से बात हुई वो अपना होमवर्क करके बैठी है। आप देखेंगे कि कोई भी जो निगरान वजीर आजम लगेगा वो उन्हीं के ही उससे होगा। मैंने कल भी बताया एक नाम जो इस्टेब्लिशमेंट के जो सर्कल्स हैं उसमें ये गर्दिश कर रहा है और फेवरेट समझा जा रहा है, वो डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा का है। डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा का अगर मैं बैकग्राउंड बताऊं, ये इकोनॉमिस्ट तो हैं ही, जो रीसेंट मोस्ट में था कि 2018 में ये केयरटेकर सेटअप में इनको खजाना का कलमदान दिया गया था, तो गोया वो वेटेड हैं, जो सिक्योरिटी जो इदारे हैं या इस्टेब्लिशमेंट है उनसे वो बाकायदा ऑलरेडी इंटरव्यू शुदा हैं, तो वो तो पास ही हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के उससे। उसके साथ साथ ये जो मुख्तलिफ लोगों से बात हुई कि ये गैर शादीशुदा हैं और ज़्यादातर जो इनका काम का जो तजर्बा है वो अमेरिका में और मुख्तलिफ जो फाइनेंशियल इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें है।
تو اگر ان کے کریڈینشلز دیکھے جائیں، ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ اپروول کی ریٹنگ دیکھی جائے تو وہ ہر لحاظ سے وہ باقی جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں ان سے آگے ہیں. لیکن فائنل کون ہوتا ہے یہ تو آخری لمحے تک بھی آپ کا اور میرا کوئی بھی گیس ہو سکتا ہے، لیکن یہ مختلف نام لابی بہرحال یہ کر رہے ہیں. اب کس کے نام پہ وہ اقتدار کی ہما بیٹھتی ہے وہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. جیسے ہی کوئی انفارمیشن آئے گی انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام بھی پسند آئے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.